हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स क्या होता है। मेटल्स का हमने बेसिक्स सीखे थे और मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी हमने और मेटल्स के एग्जाम्पल देखे थे। आज हम डिस्कशन करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में कि भाई ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स मतलब क्या? ऐसे एलिमेंट्स जो कि ना तो हीट को कंडक्ट करा सकते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जब मैं उनमें हीट पास करूंगा तो हीट पास नहीं होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। और उनकी एक भी ये खासियत है, ना तो मेलिएबल होते हैं और ना तो डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल के बारे में मैंने पिछले बार आपको बताया था। मेलिएबल मतलब क्या? अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ये जो मेलिएबल है, डक्टाइल है, ब्रिटल है, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की। और ये प्रॉपर्टी जो मेलिबिलिटी है, बाद में आपकी डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी हम एलिमेंट्स मतलब हमारे मेटल्स में आपको देखने को मिलती। मतलब कैसे कि जैसे मैं बात करूं मेलिएबिलिटी की, मेलिएबिलिटी मींस विच कैन बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स। अगर मैं किसी एलिमेंट को हैमर से बीट करूं, बीट करने के बाद अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहेंगे मैलिएबिलिटी। पता चल गया आपको? जैसे कि मैं एक प्लास्टिक ले लूं, अगर मैं प्लास्टिक को हैमर से बीट करूंगा तो क्या वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। हैमर से बीट करने की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े और एकदम वो पीसेस में स्प्लिट हो जाएगा। अब मैं ले लूं कांच, आपके सामने कोई ग्लास है, ग्लास को अगर मैं हैमर से बीट करूं तो क्या वो वायर्स में आपके शीट्स में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो पता चल गया मेटल्स, आपने देखा होगा कि लोहे के जो पाइप्स वगैरह हैं उनको कैसे बीट करके मोल्ड करके हम एकदम पाइप का शेप देते हैं। तो वो भी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? मैलिएबिलिटी है। मतलब अगर किसी एलिमेंट को हैमर से बीट करने की वजह से अगर वो थिन शीट्स में बदल जाते बिना टूटे, यस, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे अगर वो थिन शीट्स में बदल गए तो उस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम लोग मैलिएबिलिटी। और मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में देखने को मिलती है। मेटल्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें क्या है? एग्जाम्पल्स है मेटल्स के। और अगर हम लोग एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल मेटल्स एग्जाम्पल की, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटेनियम, जिंक, टिन, लीड, मरकरी, ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे हैं? मेटल्स के। अभी देखिए मेटल जो है आपको मोस्टली किसके शेप में देखने को मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। पर हमारा एक मेटल ऐसा है जो आपको लिक्विड के फॉर्म में देखने को मिलता है। हाँ जी, उस मेटल का नाम है मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं। वो भी क्या है? एक मेटल है, पर हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है? वो लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि मरकरी ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स मतलब वो एलिमेंट्स अगर मैं उनमें हीट पास करूं तो हीट पास नहीं होगी, अगर मैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो हमें यह पता चल गया कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। द नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नाइदर मेलिएबल और नॉट डक्टाइल। मतलब उनमें अगर मैं हीट पास करूं या इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, दोनों ही पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम बात करें नॉन मेटल्स की, हमारे पास नॉन मेटल्स के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। जैसे कि हमने मेटल्स में देखा कि मेटल्स मोस्टली हमारे सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वैसे ही नॉन मेटल्स आपके किस में देखने को मिलते हैं? सॉलिड में भी मिलते हैं हमें, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैस के फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने, तो बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जैसे कि मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, ये आपका सॉलिड है, दिस इज योर लिक्विड एंड दिस इज गैस। ठीक है, अभी आप जानते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है? हमारे जो मैटर है उसके फॉर्म में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना हमारे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी अगर किसी भी, ये हमारे क्या है? पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स हैं। अगर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बिल्कुल भी इनके बीच में स्पेस नहीं होती। ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे सॉलिड। और जब भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ी सी स्पेस हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, तो वो होते हैं लिक्विड्स। और जब
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होगा, स्पेस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे गैस। मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये एकदम फिक्स टाइटली है, एकदम इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो सॉलिड थोड़ा सा स्पेस होगा तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा होगा तो गैस। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे सॉलिड का मैंने एग्जांपल लिया है शुगर, लिक्विड का एग्जांपल लिया है मैंने वाटर, और गैस का एग्जांपल लिया है मैंने ऑक्सीजन। ठीक है, अभी इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोग ऑर्डर में देखेंगे कि बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा। तो सबसे कम किसमें होगा? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से ज्यादा वाटर में, वाटर से ज्यादा शुगर में। ठीक है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, वाटर के अंदर उससे कम, ऑक्सीजन में सबसे कम। ठीक है, ये हमने बात की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, अब मैंने बताया आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जिस फोर्स की वजह से वो जो सारे पार्टिकल्स है आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम हमारी धरती पे हैं, नहीं तो अभी आसमान में बलून की तरह उड़ रहे होते अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बच्चों जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल्स के अंदर, कि मेटल्स कैसे थे, लस्ट्रस थे, शाइनी थे। ठीक है, हार्ड थे, स्ट्रॉन्ग, हैवी और सॉनलेस भी थे। ये सारी प्रॉपर्टी हमने मेटल्स में देखी थी, कि मतलब अगर सॉनलेस मतलब क्या, विच मेक्स रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। हमने क्या देखा था, जब दो मेटल्स को हम लोग आपस में स्टक कराते थे, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता था, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती थी। उस रिंगिंग साउंड को क्या नाम देते थे हम लोग, सोनरस। तो हमें पता था कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, पर हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। मतलब उनमें से कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जब भी हम लोग उसको स्टक कराएंगे तो कभी भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा कि मेटल जो है सॉलिड के फॉर्म में है, मैं सॉलिड के फॉर्म में है और लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है मरकरी, पर आपका जो नॉन मेटल है वो आपको सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी गैस के फॉर्म में हम बात कर लें तो क्लोरीन हो गया। ठीक है, अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे नॉन मेटल्स के, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बाद में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अभी आप देखते जा रहे हो कार्बन आपके सॉलिड के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाद में आपके नाइट्रोजन आपके गैस के फॉर्म में है, क्लोरीन आप गैस के फॉर्म में भी है और लिक्विड में भी है। बाद में आपका आयोडीन, आयोडीन आपको सॉलिड के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो चीजें हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ पे सारी चीजें के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन के कंपाउंड्स। मतलब हमारा जो कार्बन है वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब फॉर्म में है, उसके अंदर छोटे छोटे आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि कार्बन जो है आपके दो एलेक्ट्रोपिक फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें डायमंड की और ग्रेफाइट की, ये दोनों क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ऐसे देखा जैसे हमने पढ़ा था कि टोटल 115 केमिकल एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें से 22 नॉन मेटल्स हैं। कैसे हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। अभी 22 नॉन मेटल्स तो आ गए, उसके अंदर आपको क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ये तीनों चीजें। ठीक है, जिसमें से 22 में से 10 एलिमेंट्स आपको सॉलिड देखने को मिलेंगे। वन नॉन मेटल आपको ब्रोमीन ऐसा है जो कि लिक्विड के फॉर्म में, ब्रोमीन कैसा है जो कि आपके लिक्विड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो बच गए 11 एलिमेंट्स वो कैसे हैं, गैस के फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया ना कि जो आपका नॉन मेटल है वो आपको कौन से 3 फॉर्म में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड नॉन मेटल है जो कि आपको, जैसे अभी मैंने बताया था आपको मरकुरी, मरकुरी है तो क्या, मेटल। ठीक है, मेटल होने के बावजूद हमने देखा था कि मेटल्स मोस्टली सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, फिर भी क्या मरकुरी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है रूम टेम्परेचर में। वही सेम चीज ब्रोमीन में भी लगती है। ब्रोमीन कैसा है, ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में आपको कैसे देखने को मिलेगा, लिक्विड के फॉर्म में। लिखा भी है यहाँ पे, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ए लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि हमने मेटल्स में देखा था, मैं आपको कंपैरिजन फॉर्म में दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने मेटल्स में देखा था कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के जो कि आयंस को लूज करते हैं। पॉजिटिव आयंस को लूज करने की वजह से वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे
पॉजिटिव, जैसे हम बात कर रहे थे ना, जैसे पॉजिटिव आयंस को वो लोग क्या करेंगे, लूज करेंगे, और लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो लोग। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसा मेटल है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हम लोग जब भी उसका सिंबल लिखते हैं कैसे लिखते हैं, Al3+। जो प्लस सिंबल वो क्या दिखाता है हमें कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहेंगे, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वो लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मतलब लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब ये डोनेट करना मतलब क्या, आपका जो एटम है उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग, एटम को स्टेबल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज, शेयर, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी ये जो एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना, शेयर करना, ये आप हायर क्लासेस में देखोगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, एटम को हमारे स्टेबल करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, चलो वो चीजें हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे अभी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे थे, तो वही चीज नॉन मेटल में क्या होगी, गेन करेंगे। ठीक है, पता चल गया। आप डिफ्रेंशिएशन भी अपने खुद नोडू में बना सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो मेटल्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेटल्स के एग्जांपल्स, मेटल्स के नॉन मेटल्स के एग्जांपल, फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, ऐसे चाहे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चन हर साल सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, कब, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। गेन करना मतलब एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक हम बात करें, ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नेगेटिव चार्ज होने के बाद, जैसे यहाँ पे सिंबल भी लिखा रहा है O2- बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये माइनस मतलब क्या, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ठीक है, पता चल गया। जैसे हमने देखा था कि मेटल्स क्या थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, पता चल गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि ऐसा कौन सा मेटल है जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो था हमारा एल्यूमिनियम। तो वैसे नॉन मेटल में कौन है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है हमारा ऑक्सीजन। तो एग्जाम में ऐसे पूछे भी जाते हैं कि विच इज द एलिमेंट, विच इज द एबिडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो मेटल की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम लिखना है आपको, और नॉन मेटल की बात करेंगे तो आपको लिखना है ऑक्सीजन। बच्चों अब हमने मेटल्स के बारे में भी पढ़ लिया और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मेटल्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे हमने नॉन मेटल्स में भी देखेंगे और इनको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में, हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें और पढ़ें। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पहली देखी थी, मैलिएबिलिटी देखी थी। मैलिएबिलिटी क्या होती थी, मेटल्स आर द मैलिएबल दैट मेटल कैन बीटन इनटू द थिन शीट्स विद ए हैमर। मतलब मेटल को अगर हैमर से बीट किया जाए और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्या, मैलिएबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को कहेंगे मैलिएबिलिटी। बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि ये मैलिएबिलिटी किसी चीज का नाम है या फिर, मतलब प्रॉपर्टी मतलब हर चीज की खासियत, किसी ना किसी पर्सन की कुछ खासियत होती है, किसी एलिमेंट की खासियत होती है। वैसे हमारे मेटल्स की खासियत है कि जब हम लोग उनको हैमरिंग से बीट करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। आपके सामने ये एक एग्जांपल है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको, इस मेटल को हैमर से बीट कर रहा है। बीट करने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, थिन शीट्स में। तो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं भाई, मशीन्स की हेल्प से वो उसको हैमरिंग करवाती हैं। क्योंकि अभी जैसे कि अगर कोई मेटल ले लो जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, अब उसको मैं 1 साल तक भी हैमरिंग करूँ तो भी उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मशीन की हेल्प से उसको हाई फोर्स से उसको हैमरिंग किया जाता है, मतलब शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अभी डिपेंड करता है ना कि हमारा मेटल की जो थिकनेस है, हमारा मेटल किस साइज में है। अब मैं बहुत बड़े लोहे की पाइप है, बहुत बड़ी, तो उसको मैं अगर मैं हथौड़ी से मारने बैठूं तो क्या कुछ चेंजेस आएगा उसके अंदर, नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मैं उसको 20 से 25 दिन तक लगाऊंगा तब जाके उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस दिखने को मिल सकता है, पर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो जाएगा। पर हमें चीज़ों को फास्ट भी तो करना है ना। चलिए अभी हमने देखा क्या, मैलेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अभी बात करें हम लोग मेटल्स के अंदर गोल्ड और सिल्वर की।
तो वो कैसे हैं, मेलिएबल मेटल्स, बेस्ट मेलिएबल मेटल्स है, क्योंकि वो इजीली किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें, जैसे हमने बात की गोल्ड और सिल्वर की, तो वैसे हम देखें कि हमारा एल्यूमिनियम और जो कॉपर है वो मोस्टली हाई मेलेबल मेटल्स है। अभी आप देखते हो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मोस्टली हमें एल्यूमिनियम हो गया, फिर आपका कॉपर है, वो मोस्टली देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी वो भी कैसे है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मतलब अगर किसी मेटल को मैं स्ट्रेच करने की वजह से, खींचने की वजह से अगर वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो क्या है, हमारी डक्टिलिटी है। ठीक है, पता चल रहा है ना आपको, या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना कि मेलिएबल क्या है, डक्टाइल क्या है। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या, जो अगर हैमरिंग करने की वजह से या फिर थोड़ा सी भी उस पर फोर्स लगाने की वजह से पीसेस में ब्रेक हो जाए, उसे कहेंगे हम लोग ब्रिटल। जैसे कांच का पीस है, अगर कांच का पीस अगर मान लो आपके हाथ से छूट गया या कुछ हो गया, तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं ब्रिटल। पता चल गया आपको। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं ब्रिटल बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि मेटल को आप गिराओ तो ऐसा थोड़ी वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, नहीं होते। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी ब्रिटल बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स भी हम लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि जब सर्किट्स को कनेक्ट करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज की जाती है। और कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम फॉइल्स हमारे जो फूड वगैरह को पैक करने में भी काम आता है। ठीक है, अब जैसे फूड में हो गया आपका बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट्स, इन सारी चीज़ों को अगर मुझे पैक करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल जो है हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम लोग, डक्टाइल। अब हमें देखना है डक्टाइल क्या होता है। जैसे डक्टाइल हमने देखा था कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मेटल्स जो हैं इजीली स्ट्रेच या ड्रॉन करने की वजह से, खींचने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये थिन वायर्स का यूज कहाँ होता है, अगर अभी हमने थिन वायर्स में इनको बदल तो लिया, जैसे आपके सामने ये देखिए, ये थिन वायर्स है ना, पतले पतले कॉपर के। अब इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये वायर्स के लिए हम लोग जो वायर्स देखते हैं वो किस किस के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, कॉपर के फॉर्म में, एल्यूमिनियम के फॉर्म में, फिर मैग्नीशियम के, आयरन के, ऐसे बहुत टाइप के वायर्स आते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग डक्टिलिटी। चलिए, डक्टिलिटी इज एन अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मतलब जो हमारी डक्टिलिटी है वो भी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। जैसे हमने क्या देखा था, मेलिएबिलिटी देखा था, वैसे ही हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, डक्टिलिटी भी है। अभी हम बात करें हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड कैसा मेटल है, हमारा डक्टाइल मेटल है। मतलब उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेच करने की वजह से, अभी हाथ से आप स्ट्रेच मत करने की कोशिश कीजिए, उसको मशीन से हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे फैलने लगता है, मतलब स्ट्रेच होने लगता है, खिंचाव होने लगता है उसके अंदर। इसीलिए गोल्ड को कैसा मेटल कहा जाता है, गोल्ड इसे डक्टाइल मेटल। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, डैश इसे डक्टाइल मेटल, आपको ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे, तो जिसके अंदर आपका राइट आंसर होगा गोल्ड। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि कैसे गोल्ड डक्टाइल मेटल। जैसे कि मैंने 1 ग्राम गोल्ड ले लिया जिसके अंदर थिन वायर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 किलोमीटर लॉन्ग है। पर सिल्वर कैसा है कि वो, उसको मैं खींचूंगा, खींचने की मतलब खींचने की वजह से कितना स्ट्रेच होता है, वो उसकी डक्टिलिटी, मतलब जो ज्यादा खिंचाएगा उसकी डक्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे हम बात करें कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम होगा, वो कैसे, वेरी डक्टाइल, मतलब थोड़े से वैसे हैं कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। चलिए अभी पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि मेटल्स हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब अगर किसी मेटल को मैं हीट देता हूँ, अगर मैं एक साइड से अगर उसको हीट देता हूँ, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, इस मेटल को इस बर्नर की हेल्प से हीट दी जा रही है। ठीक है, ये मेटल की रॉड है, ये मेटल कौन सा मेटल है, ये एल्यूमिनियम रॉड है, इसको हीट दी जा रही है। ठीक है, हीट अब जितने टाइम इतने टेम्परेचर पे इसको हीट दी जाएगी तो हीट क्या होगी, इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मतलब क्यों, क्योंकि हमारे मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उनके अंदर हीट पास होती है, इसलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब इजीली इसके अंदर, अब ये हीट क्यों करते हैं, इसकी अगर मुझे इसको शेप देना है या फिर इसको मुझे बीच में से ब्रेक करना है, इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं
जो स्टील्स हो गई, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, फिर या फिर कुछ उनसे शेप्स बनाती हैं, फिर कुछ डिवाइसेस बनाती है, तो उनके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। उनके लिए उनको हीट भी दी जाती है ताकि उनको शेप दिया जाए। अब शेप देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हीट यूज़ करते हैं। ठीक है, हीट, अब हीट इसमें से पास होगी तभी तो इसको शेप दिया जाएगा। फिर मान लो ये जो आपका एल्यूमिनियम रोड है, इसके आगे मुझे दूसरा एल्यूमिनियम रोड कनेक्ट करना है, तो जो प्रोसेस अगर मान लो इसके अंदर हीट ही पास नहीं हुई तो क्या इसके अंदर कुछ चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे, हाँ दूसरा मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर हम लोग किचन की बात करें कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक हॉट आपने कोई खाना बनाया हुआ है जिसके अंदर वो पूरा, उसके अंदर हीट पूरी डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैं गलती से उसके अंदर एक क्या डाल रहा हूँ, चम्मच डाल दी मैंने। अब चम्मच मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तक डाल के रखी हुई है, ठीक है, बहुत गर्म है वो, तो मैं उस चम्मच को टच करूंगा तो मेरी जो जो मेरी मेरा जो फूड था, ठीक है, उसकी जो हीट है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? चम्मच के ऊपर। चम्मच के ऊपर आ जाएगी। चम्मच के ऊपर आने की वजह से वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो मैं जैसे ही टच करूंगा मुझे क्या लगेगी? वो भी गर्म लगेगी। तो आजकल के लिए क्या यूज़ करते हैं? आजकल हमारी वुड की स्पून भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड इसे वुड हीट को पास नहीं होने देता। इसलिए मोस्टली हमारे किचन यूटेंसिल्स में, हमारे नाइफ वगैरह के पीछे आप देखोगे तो वुड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और स्पून्स के पीछे भी वुड यूज़ किया जाता है। अभी दूसरा आ जाती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है। जैसे कि बच्चों, मेटल्स को कहा जाता है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स जो हैं अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। वो इजीली पास उसके अंदर जो करंट है वो इजीली पास हो सकता है। इसीलिए मेटल्स को कहा जाता है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी आपके सामने एक मैं सर्किट बना रखी है जिसके अंदर ये आपका एक सेल है। ठीक है, यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया गया है। ये आप ब्लैक ब्लैक जो देख रहे हो, ये आपका वायर है जिसके अंदर ये ब्लैक सरफेस आपको दिख रहा है, ये इंसुलेशन है। इसके अंदर कॉपर का वायर होता है। ठीक है, ये आपका बल्ब है और ये आपके दो स्ट्रिप्स है। अभी दोनों स्ट्रिप्स को जब मैं कनेक्ट करूंगा आपस में, जब मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई मेटल का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, जब मैं मेटल की फॉइल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिखाया भी है कि मेटल की फॉइल इसने जब यूज़ की तो यहाँ से जो बैटरी में से करंट है वो पास होके फिर हमारा पूरी सर्किट कंप्लीट हुई है। मतलब ये क्यों कंप्लीट हुई कि बीच में अगर मैं मान लो मेटल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ तभी तो ये सर्किट कंप्लीट हो रही है, तभी तो यहाँ से करंट पूरा सर्कुलेट हो पा रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई प्लास्टिक का फॉइल रख देता तो क्या यहाँ पे ये बल्ब ग्लो हो पाता? बिल्कुल भी नहीं ग्लो हो पाता, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, हमारा कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है, वो करंट को पास नहीं होने देता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा मैं आपको वायर्स के बारे में दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये आपका वायर है जिसके अंदर आपको 3 वायर देखने को मिल रहे हैं। ये मोस्टली हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स उसमें 3 वायर आपको देखने को मिलते हैं, RYB, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू, ये वायर आपको देखने को मिलेगा। एक ब्लैक वायर भी आपको देखने को मिलता है, वो होता है न्यूट्रल के लिए। फिर एक वायर आपको ग्रीन भी देखने को मिलेगा, वो आपको अर्थिंग के लिए होता है। कभी कभी आपने कोई मोटा वायर देखा होगा जिसके अंदर आप उसको ओपन करोगे तो 5-5 वायर निकलते हैं, जिसके अंदर एक RYB रेड, ब्लू, ग्रीन, मतलब तीन फेस के लिए होते हैं, एक न्यूट्रल के लिए होता है और एक अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, चलो वो सब चीज़ें हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी अलग कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी के भाई मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे कौन से मेटल हैं जो गुड कंडक्टर हैं, एकदम बेस्ट कंडक्टर हैं? तो वो आता है आपका सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट मेटल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर्स आप देखेंगे ना तो मोस्टली किससे बने होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। उनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मेटल्स की। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं काफ़ी लस्ट्रस होते हैं और कैन बी पॉलिश। मेटल्स को इजीली पॉलिश भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड, जो सोने के ज्वेलरी वगैरह होते हैं उनको कैसे होते हैं, वो एकदम जब नए वगैरह हम लेके आते हैं फिर उनको पॉलिश कराते हैं तो कैसे चमकते हैं। वो क्यों चमकते हैं? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो लस्ट्रस है, मतलब शाइनी है। जब भी हम उसको पॉलिश वगैरह करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कौन सी? शाइनी। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ गोल्ड की।
तो बच्चों आप देख सकते हो ये आपके सामने गोल्ड के बैंगल्स हैं। क्यों ये क्या, ये आप देख रहे हो, आप पूरा चमकते हुए नजर आ रहे हैं ना आपको। ये क्यों चमकते आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे गोल्ड होता है एक तो मेटल होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब काफी चमकते हैं वो। ठीक है, क्यों चमकते, कभी कभी आप देखते हो कि कोई कोई गोल्ड रखा रखा उसके ऊपर पूरी एक लेयर बन जाती है और उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो दोबारा कब चमकना शुरू करते हैं, जब हम उसको पॉलिश कराते हैं। पॉलिश करने की वजह से वो और भी शाइनी हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। अब हमने कुछ ऐसे मेटल्स देखे थे जो कि लिक्विड के फॉर्म में थे, जैसे कि, और कुछ ऐसे मेटल्स हम लोग देखेंगे, जैसे आप कोई भी मेटल ले लो, मैं आपके सामने एक आयरन की नेल लेता हूँ, ठीक है, लोहे की मैंने खिल्ली ले ली, अगर मैं उसको चाकू से कट करूंगा तो क्या वो कट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। चाकू से कट करने की वजह से हाँ हीट जरूर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जब उसको चाकू से खिल्ली को घिसते रहोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस की वजह से। अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं, तो वो मेटल कौन सा है, हमारा सोडियम। ये आपके सामने है, ये आपका सोडियम मेटल है जिसको नाइफ से देखिए 2 टुकड़ों में कट कर दिया है। तो हम लोग एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि नाइफ से कट हो जाता है, तो वो कौन सा है, हमारा सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये ऐसे सॉफ्ट मेटल है जिनको इजिली नाइफ से हम कट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर हार्डनेस काफी कम होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे हम लोग। अब एक प्रॉपर्टी के बारे में और बात कर लेते हैं, वो है हमारी सोनरस। जैसे कि आपके सामने ये बेल नजर आ रही है, ये भी, ये बेल जो है ये भी एक मेटल है। जब भी हम देखते हैं मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हम लोग बेल बजाते हैं तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब ये मेटल स्टक होता है, ये जब मेटल स्टक होता है दोनों साइड से, तो एक क्या प्रोड्यूस करता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी खासियत है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो उस साउंड को बोला जाता है सोनरस साउंड। क्या कहा जाता है, सोनरस साउंड कहा जाता है। ठीक है, और मेटल्स आपको यूजुअली कौन से कलर में देखने को मिलते हैं, मेटल्स आपको यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और हाँ कॉपर, कॉपर आप देखेंगे तो कॉपर कौन से कलर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर में होता है। और गोल्ड आपका कौन से कलर में होता है, येलो कलर में होता है। तो ये हमने मेटल से कलर के बारे में बात की। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी कंसेप्ट को सीख सकें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।